थर्ड इसके अंदर जो टॉपिक है वो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल का है, जो हमारा मेन कंटेंट है, उसमें थर्ड ये कंटेंट था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन लविंग। फाइल का मतलब होता है लविंग, जबकि इलेक्ट्रो निकला है इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। और अगर वही लव करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो दैट्स हम कहते हैं इट इज पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक गरीब आदमी है, एक इलेक्ट्रॉनों के इसके पास नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को लव करता है कि कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर आयंस। इलेक्ट्रॉन पुअर यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन पुअर कह सकते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इनके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को लव करते हैं। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, इनके अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। लेविस एसिड आर ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, याद रखिए जितने लेविस एसिड्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। मेक कोवलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इट मे बी, अब यहां पर आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं। इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव है। तो इससे मुराद ये है कि जितने केटाइंस हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। लेकिन क्या सारे केटाइंस ही इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? तो नो, ऐसा नहीं है। याद रखें इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? आयंस ऑफ 1A एंड 2A एलिमेंट्स, यानी कि अल्कली मेटल्स के आयंस और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस आर नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये कभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, इस तरह के जितने भी आयंस हैं दे विल नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों, क्या रीजन है? तो रीजन इसकी ये है कि दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उसके बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा दे विल नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट नहीं करेंगे। तो याद रखें कि पॉजिटिवली सारे के सारे पॉजिटिवली आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसलिए कि वही इलेक्ट्रोफाइल होगा जो एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये सारे के सारे जो आयंस हैं, जो 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं, दे विल नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली एक आयन है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, दैट आल्सो विल नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपने अपने माइंड में रखना है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जैसे कि AlCl3 है, BF3 है, BeCl2 है, ZnCl2 है, FeCl3 है। दीज आर ऑल लेविस एसिड्स, ये सारे के सारे लेविस एसिड्स हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे पता चला? तो देखें AlCl3, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस। वैलेंस के अंदर एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट तभी कंप्लीट होगा जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं दे आर ऑल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड दीज आर द लेविस एसिड्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम इज पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेंट्रल एटम पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो भी हमेशा एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। जैसे कि आप देखें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन इसमें जो है वो सेंट्रल एटम है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। SO3 की बात करें तो ये भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फर। तो SO3 आपने पढ़ा हुआ है कि जब बेंजीन का केस आता है तो बेंजीन के अंदर सल्फोनेशन करवाते हुए SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो है ये न्यूट्रल, लेकिन क्योंकि सेंटर इसका पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली PCl5 है। कार्बन एटम बियरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जहां पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है दैट विल आल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि आप एल्डिहाइड के अंदर देखें तो ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, तो दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन पार्शियली आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पर थोड़े बहुत पार्शियली आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर जो है कार्बन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है और इस वजह से वहां पर वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। कार्बोकेटाइंस एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, अब कार्बोकेटाइंस क्या हैं? तो बेसिकली कार्बोकेटाइन यानी कि कार्बन का केटाइन, तो कार्बन के अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज कार्बोकेटाइन।
The species in which carbon atom has positive charge is called as carbocation. The carbocation is sp2 hybridized. पहली बात याद रखें, जो कार्बोकेटाइन होता है that is always sp2 hybridized. उसमें कार्बन एटम sp2 hybridized है. It has 6 इलेक्ट्रॉन in its valence. इसके अंदर वैलेंस के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. It has incomplete octet. Stability of carbocation depends upon, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो there are 3 factors: resonance, hyperconjugation and the inductive effect. रेजोनेंस, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते, जहां पर वो डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं तो वहां पर वो डीलोकलाइज फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं. व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन? तो इसको कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस. इसके अंदर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं. तो इस वजह से हम कहते हैं जितने किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी और उतना वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा. इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कुछ ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर. अगर आप देखें तो फिनाइल 3 कार्बन प्लस, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 इसके साथ फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि बेंजीन रिंग्स हैं. तो इस वजह से यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस सबसे ज्यादा है. फिर इसके बाद देखें तो सेकंड पे ये आ जाता है जिसमें 2 फिनाइल ग्रुप हैं. फिर ये आ जाता है जिसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है. फिर अगर आप इसमें आ जाए तो फिनाइल और साथ में कार्बन है. फिर यहाँ पर ये जो है वो विनाइल आ जाता है जिसको हम अलाइलिक कार्बन भी कहते हैं. तो याद रखें ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज कॉल्ड एज अलाइल कार्बन. तो इस वजह से इसको अलाइलिक कार्बोकेटाइन भी कहते हैं. देन वो आ जाता है जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है. फिर प्राइमरी और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन. तो याद रखें सबसे मोर स्टेबल इसके अंदर जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल. और बाकियों का ऑर्डर भी डिफिकल्ट नहीं है. लाइक फिनाइल जिसमें ज्यादा है वहां पर रेजोनेंस ज्यादा है तो इस वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. फिर 2 वाला फिनाइल वाला और फिर सिंगल फिनाइल वाला एंड देन अलाइलिक कार्बन, क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस है. ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में रेजोनेंस शो करते हैं, इस वजह से इसकी भी स्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है. तो ऑर्डर जो है वो इसका हमेशा आपने जहन में रखना है. न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियस लविंग. इनको न्यूक्लियस लविंग हम कह सकते हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर आयन. न्यूक्लियस को वही लव करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा. तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल आर आयन. टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है. मेक कोवलेंट बॉन्ड्स, इसके अलावा ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. एंड इट मे बी नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं जैसे कि OH नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO3 माइनस. मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं दे विल ऑलवेज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. जैसे कि अमोनिया है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, वाटर है तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं. RNH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन है तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन पर 2 एक लोन पेयर मौजूद है. मॉलिक्यूल्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, याद रखें जिन मॉलिक्यूल्स के पास पाई बॉन्ड्स होता है या पाई इलेक्ट्रॉन होता है दे विल आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो भी हमेशा न्यूक्लियोफाइल होते हैं. जैसे कि इथीन है, इसके अलावा जो है इसी तरह से अगर आप देखें इथाइन है तो ये दोनों के दोनों जो है वो न्यूक्लियोफाइल है. सिमिलरली बेंजीन, तो बेंजीन आल्सो विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. कार्बन बियरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो भी हमेशा एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल. जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो है वो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी हमेशा हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर समझना है आपने कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीकर है. तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, रट्टा नहीं लगवाऊंगा कि ये चीज याद कर लें तो आपको जो है वो याद रहेगी, बल्कि आप कंसेप्ट को समझें. तो कंसेप्ट यहां पर ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आप देखें जो सेंट्रल एटम है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी. जैसे कि याद है ये हमारे पास है CH3 नेगेटिव, NH2 माइनस, OH माइनस,
एंड F माइनस। अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है और फ्लोरीन की 4 है। तो अगर आप इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। NH2 माइनस इज द स्ट्रॉन्गर, OH माइनस इज द वीकर एंड F माइनस इज द वीकेस्ट। यानी कि अगर आप इस साइड पर मूव करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो याद आपने रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा कम होती है। तो अगर आपसे यहीं पर एक एमसीक्यू आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अदर्स, तो आप देखें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना तो Si, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो अगर आप मूव करें तो ये अलोंग द पीरियड एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और इस वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो Si3 इज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अदर्स। नेक्स्ट इसके आगे फ्री रेडिकल्स एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल क्या है, तो फ्री रेडिकल इज द स्पीशीज विद फ्री और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल। दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक ये क्यों होते हैं, बिकॉज इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और जिनके पास भी इस तरह के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं दे आर ऑल पैरामैग्नेटिक इन नेचर। शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव, इसके अलावा ये बहुत थोड़ी देर के लिए जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। तो टू फैक्टर्स मैंने लिखे, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। ये वही फैक्टर्स हैं जो अभी हमने कार्बोकेटाइंस के लिए पढ़े हैं, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर भी वैसे ही बनेगा। जैसे कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखें तो फिनाइल 3 जिसके अंदर है 3 फिनाइल है, रेजोनेंस ज्यादा है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। जिसमें 2 है उसकी स्टेबिलिटी है, जिसमें 1 है उसकी स्टेबिलिटी है, फिर अलाइल की है, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि यहाँ पर टर्शरी वाला जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी वाला है और फिर प्राइमरी वाला है। इसके अलावा विनाइल फ्री रेडिकल और लास्ट में जो है वो हमारे पास जो है वो फिनाइल फ्री रेडिकल जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो ये इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपने जहन में रखना है। कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है आपने, अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करें कि बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज हमेशा दो तरीकों से होती है। एक को हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन और दूसरे को कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। होमोलिटिक, होमोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो बिल्कुल दरमियान से ब्रेक होता है, और इस केस में हमेशा फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको हम फ्री रेडिकल्स के अंदर जनरेशन करवा लेंगे। नॉन पोलर बॉन्ड्स क्लीव बाय दिस फैशन व्हाइल द पोलर बॉन्ड्स क्लीव बाय दिस फैशन। यहाँ पर जो है वो क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दूसरे की कम है, तो एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो बना देता है। इनके केस में ये इनिशिएट कैसे होते हैं, तो याद रखें जब भी फ्री रेडिकल जनरेट करने हैं तो बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट यूजुअली पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की मौजूदगी में, अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में या फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो होमोलिटिक फिशन होती है। जबकि हेट्रोलिटिक फिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट। ये हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हो सकती है, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, एसीटोन वगैरह है। फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं, जबकि हेट्रोलिटिक फिशन में हमेशा चार्ज रेडिकल केटाइंस और एनाइंस बनते हैं जो कि हेट्रोलिटिक फिशन की प्रोडक्ट हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके केस में जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है शेयर्ड पेयर उसके पास चला जाता है, जबकि दूसरा जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। दिस टाइप ऑफ फैशन इज इन्वॉल्व इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जो होमोलिटिक फिशन है ये हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये इन्वॉल्व होती है इन द आयनिक मैकेनिज्म। जैसे कि आप एग्जांपल्स देखें, रिएक्शंस इन्वॉल्व होमोलिटिक फिशन इंक्लूड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एडिशन पॉलीमराइजेशन। बट अगर आप इस केस में आ जाएं तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मार्कोनिकोव्स रूल, तो ये सारे के सारे जो हेट्रोलिटिक फिशन के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं। लास्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब यहां पर मैंने डेफिनेशन को चेंज किया। अभी तक आपने जो डेफिनेशंस पढ़ी आपने हमेशा ये पढ़ा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो दे आर कॉल्ड एज आइसोमर।
एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। वो आइसोमेरिज्म है, लेकिन दैट इज नॉट द जनरल आइसोमेरिज्म, वो असल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जो कि आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। तो इस वजह से हम प्रॉपर डेफिनेशन क्या करेंगे, तो प्रॉपर डेफिनेशन यही बनती है कि मॉलिक्यूल जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं, तो इनको हम नाम देते हैं आइसोमर्स का, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, अल्केन्स के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स जानने आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बड़ा बनेगा। तो अगर 4 कार्बन एटम्स हो तो 2 आइसोमर, यानी कि 3 कार्बन एटम तक आइसोमेरिज्म शो नहीं होती, 4 से स्टार्ट होती है। तो अगर 4 कार्बन एटम्स हो तो 2 आइसोमर, 5 हो तो 3 आइसोमर, 6 हो तो 5 आइसोमर, 7 हो तो 9 आइसोमर, 8 हो तो 18 आइसोमर, 9 हो तो 35 आइसोमर, और 10 कार्बन एटम्स हो तो 75 आइसोमर जो है वो इसके पॉसिबल होते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकती है या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो हो सकती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में जाती है, लेकिन हम इसकी जस्ट एक क्लास को डिस्कस करेंगे, वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो दी गई है। चेन और स्केलेटन आइसोमेरिज्म, स्केलेटन से या चेन से मुराद क्या है, तो स्केलेटन मजीद मेन ढांचा, जो उसके अंदर मेन जो है वो उसके अंदर क्या चीज मौजूद है। तो डेफिनेशन बनेगी, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर और अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। अरेंजमेंट या कार्बन चेन की जो नेचर है उसके अंदर अगर डिफरेंस आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं चेन और स्केलेटन आइसोमेरिज्म का। जैसे कि अगर आप देखें ये एन पेंटेन है, इसी तरह से सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अगर एक ब्रांच आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेन, और इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव अ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज, तो हम जानते हैं मिनिमम 4 कार्बन एटम होना चाहिए, दैट इज द ब्यूटेन। कंपाउंड हैविंग 30 कार्बन एटम्स हैव आइसोमर्स, तो ओवर 4 बिलियंस जो है वो, अगर 30 कार्बन एटम्स हैं तो ओवर 4 बिलियंस आइसोमर्स जो है वो उसके पॉसिबल हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन क्या है, तो डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शन ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। एक ही कार्बन चेन है, कार्बन चेन डिफरेंट नहीं हुई, अगर चेन डिफरेंट हो जाए तो वो चेन आइसोमेरिज्म है, लेकिन यहां पर चेन डिफरेंट नहीं होगी, चेन सेम रहेगी, लेकिन उसके ऊपर लगे हुए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आगे पीछे चेंज हो जाएगी, तो इसको हम नाम देते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म का। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स द सेम। लाइक एग्जांपल देखें, 1 क्लोरोपेंटेन है और 2 क्लोरोपेंटेन है, तो देखें कार्बन एटम्स की चेन के अंदर कोई फर्क नहीं आया, कार्बन एटम की चेन वैसे ही है, लेकिन इसके अंदर कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, जबकि इसके अंदर कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स प्रेजेंट इन ब्यूटानोल इज, ब्यूटानोल के अंदर कौन कौन से जो है वो आइसोमर प्रेजेंट हैं, तो लाइक अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो 1 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल, 2 मिथाइल, 2 प्रोपानोल, ये सारे के सारे इसके अंदर आइसोमर मौजूद हैं, एंड दीज आर द पोजीशन आइसोमर, ये सारे पोजीशन आइसोमर हैं। 1 ब्यूटानोल और 2 ब्यूटानोल एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, लेकिन जो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कार्बन चेन डिफरेंट हो चुकी है, तो दैट इज अ चेन आइसोमर, ये चेन आइसोमर है। तो दैट्स व्हाई ये सारे के सारे आइसोमर हैं, लेकिन पहले दोनों जो हैं वो क्या हैं, वो इसके अंदर पोजीशन आइसोमर हैं, लेकिन 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल क्या है, दैट इज द चेन आइसोमर। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, definition, the compounds having the same molecular formula but different functional groups are said to exhibit functional group isomerism। जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाए वो कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। रिमेंबर, याद रखें हमेशा कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अल्कोहल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एल्डिहाइड्स विद कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन के साथ कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स जो हैं ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, आर शोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एग्जांपल्स देख लें, जैसे एथेनॉल है और मिथॉक्सी मीथेन है, तो दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH है, जबकि इसके अंदर कार्बन दोनों साइडों पर है और ऑक्सीजन दरमियान में है, तो दैट इज कॉल्ड एज ईथर। डाइथाइल ईथर एंड एथेनॉल आर, तो ये डाइथाइल ईथर और एथेनॉल जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल्स, अभी मैंने तीनों की एग्जांपल दी कि ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या है,
This type of isomerism arises due to the unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group. फंक्शनल ग्रुप की किसी एक साइड के ऊपर जो है या दोनों साइडों के ऊपर जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन एटम्स की अगर होती है तो उसकी वजह से ये जो आइसोमेरिज्म शो होती है दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. सच कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज. ये एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं लेकिन सिर्फ कार्बन नंबर का फर्क होता है इनके फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस. रिमेंबर, क्या कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जो मेटामेरिज्म शो कर सकती हैं? तो ईथर शो करते हैं, कीटोन शो करते हैं, ईस्टर शो करते हैं एंड सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस जो है वो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं. एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि ये देखें डाई इथाइल कीटोन है तो इसके केस में C2H5 C2H5. पहले मॉलिक्यूल में दोनों साइडों पर कार्बन की तादाद बराबर है, लेकिन अगर आप दूसरे में देखें तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन यानी कि एक साइड पर एक कार्बन और दूसरी साइड पर 3 कार्बन. तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एटम्स का फर्क है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अक्रॉस कार्बन एटम डिफरेंट हैं. तो दे आर द आइसोमर्स टू ईच अदर एंड दे आर द मेटामर्स. सिमिलरली आप सेकंड एग्जांपल देखें, जैसे कि देखें ये 2 कार्बन इधर हैं 2 कार्बन इधर हैं तो डाइएथाइल ईथर, देन मिथाइल प्रोपाइल ईथर. तो ये भी इसी तरह का मॉलिक्यूल है लेकिन कार्बन नंबर 3 है इधर, इधर 1 है. सिमिलरली इस मॉलिक्यूल में आ जाए तो देखें इधर भी चेन के अंदर फर्क है, कार्बन नंबर जो है वो 3 ही है लेकिन चेन डिफरेंट है. तो ये भी एक इनका आइसोमर है जो कि मेटामर है. Isomerism results from the unequal distribution of carbon atoms on either side of a functional group is called as metamerism. तो अल्फा ऑप्शन इसमें जो है वो ठीक है. Isomerism present in 2-butanone and methyl propanone is, तो that is also metamerism. स्ट्रक्चर बना के देखिएगा तो 2-butanone और methyl propanone के अंदर जो है वो metamerism ही होती है. अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट. Tautomerism. What is the tautomerism? Type of isomerism arises due to the shifting of proton from one atom to other in the same molecule. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट करता है एक एटम से दूसरी जगह पर, तो इसको हम नाम देते हैं टॉटोमेरिज्म का. एग्जाम्पल देखें, एक इनोल फॉर्म है और दूसरी कीटो फॉर्म है. कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहीं से मिली थी. तो जैसे देखें ये इनोल इन निकला है डबल बॉन्ड से और ओल है अल्कोहल से, यानी कि अल्कोहल भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनोल. अब ये प्रोटॉन अगर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाए तो जैसे इस कार्बन के पास आ गया तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन गया? डबल बॉन्ड. तो दैट इज द कीटो फॉर्म. ये अगर आप देखें तो ये कीटोन की फॉर्म है तो इसलिए इसको कीटो इनोल टाटोमेरिज्म भी कहते हैं या कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. सिमिलरली एक बहुत मशहूर टाटोमेरिज्म की एग्जाम्पल है ज्विटराइन. तो ज्विटराइन के अंदर भी वही आइसोमेरिज्म जो है वो मौजूद होती है. Isomerism results from the proton shifting around a bond is called as tautomerism. बीटा ऑप्शन. Zwitterine shows the phenomena of, तो tautomerism Zwitterine भी जो है वो tautomerism शो करते हैं. आइसोमेरिज्म की जो दूसरी टाइप थी दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आगे फर्दर टाइप थी. तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. तो इंट्रोडक्शन क्या है? कंपाउंड्स व्हिच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला. अब यहां पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप. जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन में फर्क होता है इन द स्पेस. तो दैट इज कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, नो फ्री रोटेशन अक्रॉस द बॉन्ड. बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए तो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है. डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड. एक कार्बन एटम जो है जो डबल बॉन्ड का एक कार्बन एटम है उसके साथ दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए तो देन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है. जैसे कि आप देखें सिस ब्यूटोइन है और ट्रांस ब्यूटोइन है तो इस दोनों में देखें ये कार्बन एटम इसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये कार्बन एटम इसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए. अब अगर बल्कि ग्रुप एक साइड पर आ जाएं तो उसको हम कहते हैं सिस, और अगर बल्कि ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट साइड पर आ जाएं तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस. सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर की कुछ प्रॉपर्टीज आपने अपने माइंड में रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि देखिए सिस आइसोमर इज लेस स्टेबल व्हाइल द ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल. सिस आइसोमर इज मोर रिएक्टिव व्हाइल द ट्रांस आइसोमर इज द लेस रिएक्टिव. डाइपोल मोमेंट नेवर इक्वल टू 0 ऑफ सिस आइसोमर व्हाइल द ट्रांस आइसोमर के केस में दो केसेस हैं. अगर सिमेट्रिकल होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो इसका जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉन जीरो. लेस मेल्टिंग पॉइंट है सिस आइसोमर का लेकिन ट्रांस आइसोमर का मोर मेल्टिंग पॉइंट है.
अगर आप सिस आइसोमर की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। सिस आइसोमर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ट्रांस की सॉल्युबिलिटी कम है। more viscosity and more refractive index of cis isomer, while the trans isomer has less viscosity and less refractive index. फंक्शन ग्रुप एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये इसका 5th टॉपिक था, जो कि ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स के अंदर जो है डिस्कस किया हुआ है। 30 मिनट्स के अंदर जो है आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो समझ आ जाएगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, और साथ में इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है उसका भी टॉपिक है, और साथ में जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो भी लेक्चर ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो अभी आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें और देखें इन सारे लेक्चर्स को और उनको समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक के अंदर आपको कंफ्यूजन होती है, तो जस्ट काइंडली मैसेज कीजिएगा, कॉल वगैरह जो है वो ना कीजिएगा। तो 03467456 जो है वो नंबर है। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू जो है डिस्कस करते हैं, जैसे कि देखें, आइसोमेरिज्म व्हिच रिजल्ट फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। डेल्टा ऑप्शन इसमें ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, तो अभी कंडीशंस बताएं कि एक डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसके पास दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो आप इसमें देखें जस्ट बीटा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिफरेंट है, बाकी सब के अंदर जो सेम हो जाते हैं। How many isomers are possible for C2H2 and Cl2? तो that are only two isomer जो है ये शो कर सकता है। 2-butene can have 2-butene can have position isomer, geometric isomer, तो both alpha and beta। पोजीशन इस वजह से कि 1-butene भी हो सकता है, 2-butene भी हो सकता है, और ज्योमेट्रिक इस वजह से क्योंकि अभी हमने देखा कि सिस 2-butene भी होता है और ट्रांस 2-butene भी होता है। विनाइल अल्कोहल शोज विच आइसोमेरिज्म, विनाइल याद रखें CH2 डबल बॉन्ड CH जो ग्रुप होता है इसको विनाइल कहते हैं। तो जो अभी मैंने इनोल कहा था वही असल में विनाइल अल्कोहल है। शोज विच आइसोमेरिज्म, तो दैट शोज टाटोमेरिज्म विद कीटो फॉर्म। तो कीटो इनोल जो है वो टाटोमेरिज्म ये शो करते हैं। तो अगर आप